नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों को नौकरी में दी बड़ी राहत, खेल पॉलिसी में किया बड़ा बदलाव। जुलाना में बीएसएनएल एक्सचेंज में लगी भयंकर आग, 52 गांवों की सेवाएं हुई ठप। पूरे हरियाणा में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी, 2 जिलों में हालात अभी भी खराब। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों को नौकरी में बड़ी राहत दी है। अब यह अनिवार्यता हटा दी गई है कि खिलाड़ी को तभी नौकरी मिलेगी जब वह ओलंपिक, राष्ट्रमंडल, एशियाई, राष्ट्रीय खेलों और राष्ट्रीय चैंपियनशिप में शामिल होने वाली प्रतिस्पर्धाओं में ही मेडल जीते। यदि इन स्तर के खेलों में शामिल प्रतिस्पर्धाओं के अलावा दूसरी स्पर्धाओं में भी खिलाड़ी मेडल हासिल करते हैं तो उन्हें नौकरी दी जाएगी। नए नियम 2021 से ही लागू होंगे। ऐसे में उन खिलाड़ियों को भी फायदा होगा जिन्होंने पिछले 2 साल मेडल जीते हैं। राज्य सरकार ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नौकरी देने की 2018 की पॉलिसी में 2021 में ही संशोधन किया था। इसका सबसे ज्यादा फायदा पहलवान और बॉक्सर को होगा और इसके अलावा राज्य में जल्द ही खिलाड़ियों के कोटे के 452 पदों पर भर्ती। राज्य में जल्द 452 पदों पर योग्य खिलाड़ियों की भर्ती होगी। एशियन चैंपियनशिप में बगैर ट्रायल खिलाड़ियों के चयन को लेकर उभरा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले में 53 किलोग्राम भार वर्ग की पहलवान अंतिम पंगाल खुलकर सामने आ गई हैं। चैंपियनशिप में विनेश का नाम भेजे जाने पर सवाल उठाते हुए इस पहलवान ने साफ कहा है कि पिछले 1 साल में इस खिलाड़ी की कोई उपलब्धि नहीं है, जबकि जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 की देश की पहली गोल्ड मेडलिस्ट को बाहर रखा गया है। यह समझ से परे है। अंतिम पंगाल ने कहा कि जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर देश की पहली महिला विश्व चैंपियनशिप बनने का सम्मान मिला। इस साल सीनियर वर्ग की एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। उन्होंने कहा कि कॉमनवेल्थ खेलों के लिए हुए ट्रायल में हमारा कड़ा मुकाबला हुआ था और इसमें मेरे साथ धोखा किया गया है। जींद के जुलाना कस्बे की बीएसएनएल एक्सचेंज में अज्ञात कारणों से आग लग गई। इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। आग इतनी भयानक थी कि फायर ब्रिगेड को आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मुशक्कत करनी पड़ी, लेकिन तब तक एक्सचेंज में लगे उपकरण जलकर राख हो चुके थे। बताया जा रहा है कि एक्सचेंज में लगी आग से बीएसएनएल की 52 गांवों की सेवाएं ठप हो गई। विभाग मामले की जांच कर रहा है। वहीं आग की वजह से पूरा फ्लोर डैमेज हो गया है। इस आगजनी में 17 के करीब डीटीएस बाधित हुए हैं। हरियाणा में आज से अगले 4 दिन तक मानसून एक्टिव रहेगा। चंडीगढ़ मौसम विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में 22 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिश होने की आशंका जताई गई है। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने सभी 22 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं हरियाणा के 2 जिलों में घग्गर नदी अभी भी तबाही मचाए हुए है। राज्य के फतेहाबाद और सिरसा में नदी के प्रकोप से 150 गांव प्रभावित हुए हैं। फतेहाबाद में करीब 106 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। इससे 80,000 एकड़ फसल पानी में डूब गई है। वहीं घग्गर और यमुना नदी के किनारे बसे 557 गांवों में अभी भी बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। गांव के अलावा शहरों के 33 वार्ड भी पानी की चपेट में हैं। राज्य के 12 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। अब तक बाढ़ और बिजली गिरने से 34 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 अभी भी लापता हैं। हरियाणा भाजपा सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर ने विपक्षी पार्टियों को खूब निशाने पर लिया। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाढ़ के पानी पर गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान केवल और केवल खबरों में बने रहने के लिए सच्चाई से दूर इस प्रकार के उल फजूल बयानबाजी करते रहते हैं, जिससे उनके आम आदमी पार्टी की सरकार की नाकामयाबियों पर किसी की नजर ना पड़े और वह अपने राज्यों के मुद्दों से दूसरों का ध्यान भटकाकर गलत बयानबाजी करते रहते हैं। देखिए, जो बयान है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनके पद के अनुसार बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है। मतलब ये कहना कि अब फ्लड आ गया, अब पानी ले लो, उस टाइम नहीं लेते। देखिए, जो दरिया है ना जी, वो नेचुरल है, वो किसी ने बनाए नहीं, किसी की सरकार ने नहीं बनाए। वो तो प्रकृति के बने दरिया हैं, वो चल रहे थे। लेकिन जब वेलफेयर वाली सरकार आई तो उसने क्या किया कि उनको बंद किया, पानियों को रोक लिया और सिंचाई के लिए उनका इस्तेमाल किया। तो ये जो
बंटवारे की बात होती है, सिंचाई के पानी की बात होती है। फ्लड का पानी हमेशा दरिया में ही चलता है, जो दरिया प्राकृतिक रूप से बनाया है। और ये कहना है कि उसको अब ले लो, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई जिम्मेदारी वाली बात है, लोगों को बहकाने की बड़ी बात है। इसी प्रकार से यहाँ आप देख रहे कि केजरीवाल जी कह रहे कि जमुना में पानी छोड़ दिया। जमुना किसी सरकार ने बनाई थी? जमुना तो कुदरत की बनाई जमुना है, और जमुना में ही सारा पानी पहले से चलता था। अब उसके बाद तो वेलफेयर सरकार आई, और वेलफेयर सरकार ने क्या किया कि पानी को रोक लिया, और पानी को रोक के किसानों के लिए, ताकि उनके खेतों की सिंचाई हो जिसका देना शुरू कर दिया। अब कुछ पानी यूपी में चला गया, कुछ पानी हरियाणा में चला गया, कुछ पानी दिल्ली के पास चला गया। और जब से बैराज बना, बैराज इसलिए बना कि सही रूप से पानी का बंटवारा हो सके, तो वो बंटवारा वो करने का काम कर रहा, लेकिन वो पानी रोकने का काम नहीं कर सकता। वो उसकी ताकत ही नहीं रोकनी, वो बंटवारा करने का ही काम कर सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री का ऐसा बयान होना, मैं समझता हूं कि बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है और लोगों को बहकाने वाला है। क्योंकि आम आदमी पार्टी की इस प्रकार की आदत है, उसके व्यवहार में ऐसा है कि लोगों को गुमराह करना और बहकाना, और बाद में उनको ये दिखाना कि देखिए नहर सूखी है और ये नहर सूखी है, तो अगर फ्लड पहले ये रहा तो नहर में पानी छोड़ के और फ्लड लिया वहां। अगर दिल्ली में व्यवस्था गड़बड़ हुई तो उसके लिए पूरी तरीके से दिल्ली की सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि उसके नाक नीचे ही लोग यमुना में बसते रहे। उन्होंने अपने झुग्गी झोपड़ी या मकान उसमें बना लिए और उसने कार्रवाई नहीं की। और अभी तो यमुना में केवल 3-3.5 लाख पानी आया, क्यूसिक पानी आया। अगर पिछले 20 साल का आप रिकॉर्ड देखें तो कितनी ही बार इससे ज्यादा पानी आ चुका है। ये कोई बहुत बड़ा फ्लड नहीं था, लेकिन उनको ऐसा लगा कि उनकी गलती की वजह से ये सारा कुछ है। लेकिन अपनी गलती मानने के बजाय वो। सहारनपुर में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां अंबाला देहरादून हाईवे पर एक कार में आग लगने से 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। उधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मच गया। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और शवों को बाहर निकलवाया गया। पुलिस के अनुसार कार सवार 4 लोग हाईवे से गुजर रहे थे। एक वाहन को ओवरटेक करने के दौरान पीछे से आ रहे एक ट्रक ने कार में टक्कर मार दी, जिसके कारण कार में तुरंत आग लग गई। भीषण आग लगने से कार सवार 4 लोग जिंदा जल गए। फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग पर काबू पाया गया और इसके बाद शवों को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। घटनास्थल पर पहुंचे एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि सड़क हादसे की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। अभी 1 घंटा पूर्व 11:30 बजे के अराउंड ये सूचना मिलती है कि यहाँ पे गाड़ी है, छोटी गाड़ी है जिसमें आग लग गई है। तो जब मौके पे लोकल पुलिस द्वारा आया गया, ये चुनेटी फ्लाईओवर पे हैं हम इस टाइम पर, जब लोकल पुलिस द्वारा आया गया तुरंत तो देखा गया कि एक ऑल्टो गाड़ी थी। ऑल्टो गाड़ी यूपी 16 नंबर से नोएडा नंबर की गाड़ी है। उसमें 3 से 4 लोग अंदर गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे और पीछे से एक ट्रक ने डेंट मारा है। और बेसिकली ये आप देख रहे हैं एक ही साइड को, दोनों साइड अभी तक चला रखा है हाईवे पे, जिसकी वजह से ये ओवरटेकिंग के दौरान ये शायद एक्सीडेंट हुआ है। बाकी चीज़ें किस तरह हुई थी, क्या हुई थी, उसकी भी जांच पड़ताल कर ली जाएगी। अभी तो हमने यहाँ से गाड़ी हटवा ली है, साफ़ करा दी है और इनके परिजनों को सूचना कर रहे हैं और आगे की विधिक कार्रवाई उसके बाद की जाएगी। कैजुअलिटी अभी बॉडी बहुत चार्ट स्टेज में थी, अभी समझ नहीं आ पा रहा है, अंदर देख के असेसमेंट नहीं हो पा रहा है कि 3 लोग थे या 4 लोग थे। और जैसे गाड़ी पूरी पिच भी चुकी है, पूरी पिचक गई है, तो एक बार हम उसको ठीक करवाते हुए एक बार बॉडी उसमें से निकालेंगे तो हम बता पाएंगे कितनी कैजुअलिटीज में हुई। किसी विवाद स्थिति से निपटने के लिए अंबाला कोर्ट में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। पूर्व सूचना न होने की वजह से लावारिस सामान को देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं मौके पर बम दस्ता और पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। इस दौरान उन्होंने कोर्ट में लोगों और वकीलों को यह बताया कि अगर कोई ऐसी लावारिस चीज मिलती है तो उसे ना छुएं और इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दें। वहीं कोर्ट के सभी दरवाजे बंद कर दिए गए, जिसके बाद उन लावारिस बैग की तलाशी ली गई। बता दें कि आज की इस मॉक ड्रिल में लगभग 25 पुलिसकर्मियों ने भी हिस्सा लिया। आज हमने हमारे द्वारा जो बम स्क्वाड की टीम है हमारी जिला अंबाला की, इसके द्वारा यहाँ कोर्ट कॉम्प्लेक्स में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, जिसमें हमें एक अनअटेंडेड बैग मिला था। उसको हमने प्रॉपर चेक किया कि अगर कोई इस तरह से कोई सस्पेक्टेड चीज़ मिलती है तो आप उसको ना छुएं, उसके बारे में हमें बताएं। तो उसके जैसे आप सूचना देंगे तो हमारी डिस्ट्रिक्ट की जो बम स्क्वाड की टीम है वो उसको आके प्रॉपर तरीके से उसको चेक करेगी और अगर कुछ हुआ तो उसको मौके पर डिस्यूज किया जाएगा ताकि सभी लोगों की जानें बचाई जा सकें। तो इसी सबको मद्देनजर रखते हुए आज ये मॉक ड्रिल की गई थी ताकि कोई भी ऐसी स्थिति हो तो उससे निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। जैसा कि आपने देखा मॉक ड्रिल की तो सब लोग इस
बारे में बड़े कंफ्यूज थे कि दरअसल में चीज़ क्या है, लेकिन हमने ये जो मॉक ड्रिल की गई थी इसलिए की गई थी ताकि सबको एक सुरक्षा की भावना पैदा हो कि अगर कोई ऐसी बात होती है तो हमारी जो पुलिस हर तरह से सक्षम है उसको हमको डिफ्यूज़ करने में। 25 से 30 पुलिसकर्मी इसमें शामिल थे, जिसमें बम स्क्वाड की टीम अलग थी। उन सब ने मिलकर हमने ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। करनाल के सेक्टर 8 स्थित महाराणा प्रताप भवन में राजपूत सभा की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें गांव बेचना निवासी एथलीट रवि राणा को 51,000 रुपए का चेक और पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। रवि ने ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित 5,000 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया था, जिसके चलते रवि राणा का चयन चीन में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए हुआ है। यह प्रतियोगिता 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेगी। रवि राणा ने राजपूत सभा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह पूरे समाज और देश का नाम रोशन करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। रवि ने शुरू से ही बचपन से ही जो है खेल की तरफ इसका रुझान था। आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के बावजूद रवि अपना लोकल एरिया में नहर पे, कभी अपने गांव के उसमें सड़कों पर प्रैक्टिस करता रहा और ये स्कूल से जैसा ऊपर उठा, कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में इसने लगातार एथलेटिक्स में जो है मेडल ले आया है और अब ये इंटरनेशनल खेलने के लिए जा रहा है। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मतलब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेलने जा रहा है और हमें हमारे सारे समाज की शुभकामनाएं इसके साथ हैं कि ये जा करके जो अपना परचम वहाँ लहराए और समाज का नाम रोशन करे। जिला यमुनानगर के गांव सुडेल से लेकर सरस्वती नगर और उसके आसपास भयंकर बाढ़ की वजह से खत्म हुई फसलों के मुआवजे की मांग और दादूपुर नलवी नहर को चलाने की मांग को लेकर सैकड़ों किसानों ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और कहा कि जल्द ही दादूपुर नलवी नहर को चालू करवाने के लिए बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। संघ समिति के सदस्यों ने कहा कि जल्द ही यमुनानगर अंबाला कुरुक्षेत्र के किसानों से संपर्क कर आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाएगी और अगले महीने फिर से धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो एक पदयात्रा भी की जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक कर आंदोलन के साथ जोड़ा जाए, जिसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा की मदद भी ली जाएगी और बड़े किसान नेता भी इस आंदोलन में शामिल होंगे। को देखते हुए हम आज आए हैं। सरकार ने दादूपुर नलवी जो ये अपनी नहर है डीमोटिफाई कर दी, लेकिन आज तक ना तो इसको बंद किया गया और ना इसको चालू रखा गया। हमारी सरकार से मांग है कि जो सरकार ने ये हमारे नाम का एक गले में सांप डाल दिया है मरा हुआ, तो सरकार या तो इसको वापस ले, सरकार या तो मुआवजा दे करके इस नहर को पक्का करे और अपना इसको चालू करे, या फिर जो सरकार इसको बिल्कुल बंद करे। जहाँ जहाँ किसानों के खेत हैं उनको खेतों में मिलाए। और सबसे बड़ी समस्या है कि इसमें और नदियाँ भी इसमें आके गिरती हैं और एक आड़ भी बनी हुई है जहाँ से इसमें गेट लगे हुए हैं। आगे सालबा गांव के पास से गेट लगे हुए हैं। अगले लोग जो है उनको बंद करते हैं और इसमें जो पानी आता है इसमें चतंग और राक्षसी का पानी आता है और वो लोगों के खेतों में जाता है, उसका कोई समाधान नहीं है। इस बारे में हम आज जिला प्रशासन यमुनानगर से मिलने के लिए आए हैं कि हमारी समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। अन्नदाता किसान यूनियन की बैठक करनाल के डेरा कार सेवा में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता अन्नदाता किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरमुख सिंह विर्क ने की। बैठक में हरियाणा में अन्नदाता किसान यूनियन के संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। वहीं इस मौके पर प्रोफेसर अजीत सिंह को अन्नदाता किसान यूनियन का संरक्षक, चरण सिंह को दिल्ली प्रदेश सचिव और पम्मी सिंह को महिला मंडल यूपी का उप प्रधान नियुक्त किया गया। और मीटिंग में बाढ़ व बारिश के कारण किसानों की फसलों को हुए नुकसान और किसानों की विभिन्न समस्याओं पर भी चर्चा की गई। गुरमुख सिंह ने कहा कि खापों के सहयोग से हरियाणा में यूनियन को मजबूती दी जा रही है। उन्होंने कहा कि बाढ़ और बारिश में किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। प्रदेश सरकार से उनकी मांग है कि फसलों की गिरदावरी करवाकर किसानों को 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने किसानों की मांग पूरी नहीं की तो अन्नदाता किसान यूनियन आंदोलन करने पर मजबूर होगी। हमारा मुद्दा जो ये है कि जो खट्टर सरकार ने जब खट्टर सरकार बनी थी तब इन्होंने हर चीज़ का वादा किया था। भाई किसान और गरीब हमसिया ऐसे हर गरीब के लिए जो है हम तत्पर रहेंगे और किसानों का मजदूरों के लिए हम खुले दिल के साथ अपना साथ ही करेंगे। अब आपने देखा है कि पंजाब से लेके कोई ऐसा कोई प्रदेश के अंदर कोई ऐसा जिला, ऐसा कोई तहसील नहीं है जहाँ फ्लड जो इतना बहुत बड़ा फ्लड है जिसके कारण जो लोग त्रास कर रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं है जो गाड़ियाँ सब कुछ लोगों के कुछ तबाह कर दिया। इतना पानी की मार के अंदर जो लोग हैं जो त्रास कर रहे हैं, उसी को लेके हमने आज जो है प्रदेशों से जो है जो नेशनल बॉडी के जो हमारे कोर कमेटी के मेंबर हैं उनको हमने बुलाया गया है। अगर खट्टर सरकार से हम मांग करते हैं कि भी कम से कम 1 एकड़ का जो मुआवजा है वो 50,000 रुपये के हिसाब से जो है इनको देना चाहिए।
तो साथ में जो गरीब मसोइयों का जो अंधा था अपनी तरफ से, जो किसी को भी किसी के पास कोई घर नहीं है या कोई ऐसा किसी का उनके साथ कोई ऐसा कोई स्थिति उनकी ऐसी है, तो हम वादा करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जो पंजाब से भी जैसे हम भी जितने सारे इकट्ठे हो गए उनके घर के अंदर जाएंगे और आपके पत्रकारों के माध्यम, मीडिया के माध्यम से हम कहते हैं उनकी भी पूरी। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।